जब कभी कोलिजन होती है तो एक जैमिंग सिग्नल सेंड किया जाता है जिसकी वजह से दोनों डिवाइसेस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम वो स्टॉप करती हैं, या इसके अलावा जब भी कभी कोई डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है तो स्टार्ट करने से पहले एक क्या भेजती है, एक सिग्नल भेजती है फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द केबल, या उस कम्युनिकेशन, सुन रहे हो हसन के नहीं, दो में से जब भी मल्टीपल कंप्यूटर्स एक वायर के साथ अटैच्ड होते हैं, कोलिजन को रोकने के लिए हर कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट करने से पहले बस का या वायर का स्टेटस देखता है. इफ द स्टेटस ऑफ द वायर इज डिफरेंट मींस देयर इज अ सर्टेन वोल्टेज चेंज इन द वायर, डेटा विल नॉट बी ट्रांसमिटेड. अगर वहां पे वोल्टेज चेंज नहीं है वायर का तो एक सिग्नल सेंड किया जाएगा. जो सिग्नल क्या होगा, इट विल बी अ सिग्नल टू टेल अदर कंप्यूटर्स दैट आई वांट टू ऑक्यूपाई द सिग्नल. दैट सिग्नल इज नोन एज जैमिंग सिग्नल. उसके बाद वो कंप्यूटर अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और बाकी दूसरा कोई कंप्यूटर जो है ना उस वक्त डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है. यह है नोट्स में लिखी हुई है सारी, ये कोई आंसर नहीं है इसका, ये वैसे ही जनरल क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, नोट से कॉपी किया था. ये डेटा कोलिजन क्या होती है, जब दो कंप्यूटर्स एक वक्त में डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जैसे डेटा करप्ट होता है, इट इज द चेंज इन द, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द चेंज इन द वोल्टेज लेवल, ठीक है. 2 नंबर था 2. हाउ डिस्क्राइब हाउ द CSMA/CD कैन बी इज एबल टू डिटेक्ट कोलिजन बाय द स्लाइड चेंज इन द वोल्टेज लेवल ऑफ द वायर. कैसे CSMA/CD कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व द problem of data collision? By sending a jamming signal, and the other computers would not send the data for a given amount of time, ठीक है. बस गेटवे, अच्छा गेटवे, स्विच, हब, राउटर एंड ब्रिज, ये किसका ठीक है. अच्छा, गेटवे का क्या लिखा हुआ था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम समवेयर. गेटवे क्या होता है, दो डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 2 नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. यस, गेटवे सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा. नेटवर्क पॉइंट या नोड दैट कनेक्ट्स 2 नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. नोड कोई भी, नेटवर्क पॉइंट या नोड किसी ऐसे गैजेट को बोला जाता है, ऐसी डिवाइस को बोला जाता है जो एक नेटवर्क का हिस्सा है. मैं भी अक्सर कहते हैं नोड का वर्ड इस्तेमाल करता था जब मैं नेटवर्क्स पढ़ा रहा था. तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के साथ डेटा शेयर कर सकता है उसको नोड बोल सकते हो. तो नोड कंप्यूटर भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है. कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है ना और अपनी एक एग्जिस्टेंस शो कराती है कि मैं नेटवर्क का हिस्सा हूँ, वो नोड कहलाती है. छोटी भी हो सकती है, छोटा सा कैमरा भी हो सकता है, ठीक है, और बड़ा सारा सर्वर भी हो सकता है. उनको एज अ होल जनरली नोड कहा जाता है, नेटवर्क पॉइंट या नोड. स्विच, डिवाइस नहीं, स्विच तो नहीं है. स्विच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट redirects data received to only those destination on the LAN network that match the address in the data packet. Switch, yes कि नहीं? Device that sends all the received data packets to every device in the network irrespective of any. No, ये तो नहीं है. Switch क्या है, जो एड्रेस जिसका होगा सिर्फ उस पर भेजा जाएगा. तो स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है. स्विच क्या है, स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है. हब क्या है, हब इससे नीचे वाला है. हब सिंपल क्या करता है, it sends all the received data packets to every device in the network irrespective of any data packets. डेटा पैकेट्स के एड्रेस के अलावा बस ये हर जगह सेंड कर देता है. राउटर क्या करता है, ये कहां पे है, राउटर device that connects LAN that use the same protocol to allow them to work as a single network. Yes, the third option, device that connects LANs that use the same protocol, device that analyzes packets of a data transmitted from one network to another or analyzes data within a single network. फर्स्ट ठीक किया सर ने, तो उसका मतलब फर्स्ट किया. फिर ये वैसे राउटर का ये वाला पॉइंट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, थर्ड का गलत है. डिवाइस दैट कनेक्ट्स द LAN दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल टू अलाउ देम टू वर्क एज अ सिंगल, to allow them to work as a single network.
connects LANs that use the same protocol. दो सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं ना LAN. There are device that connects LANs that use the same protocol, LANs that use the same protocol to allow them to work as a single network. तो ये ब्रिज होगा. राउटर सेम, बिल्कुल आपकी बात सही है. राउटर सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है. यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक राउटर है और एक क्या है, ब्रिज है. अब राउटर का है डिवाइस दैट एनालाइजेस द पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर और एनालाइजेस डेटा विद इन अ सिंगल नेटवर्क. एक सिंगल नेटवर्क के अंदर भी वो डेटा को एनालाइज करता है राउटर. ब्रिज नहीं करता एनालाइज. ठीक है, ब्रिज एनालाइज नहीं करता, राउटर एनालाइज करता है. और ब्रिज का जो हमने एक पॉइंट लिखा था वो दो नेटवर्क के सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, एक पैच के तौर पे भी एक्ट कर सकता है. ठीक है, यहां पे ये वाली बात देख कर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होती है. बात दुरुस्त है कि डिवाइस दैट कनेक्ट्स LAN दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल टू अलाउ देम टू वर्क एज अ सिंगल नेटवर्क, टू अलाउ देम टू वर्क एज अ सिंगल नेटवर्क. तो फिर एक जो पॉइंट रह जाता है वो फिर ब्रिज का यही वाला बनेगा, फिर ब्रिज का ही रह जाएगा. ब्रिज और राउटर दोनों सेम प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करते हैं टू अलाउ देम टू वर्क एज अ सिंगल नेटवर्क. राउटर में सिर्फ एक और बात होती है, वो पैकेट्स को एनालाइज भी करता है. राउटर पैकेट्स को एनालाइज करता है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर काम कर रहा होता है, राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी मैचिंग करनी है आपने. पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस. पब्लिक आईपी एड्रेस क्या करता है, इट इज विजिबल टू एनी डिवाइस ऑन द इंटरनेट. ये हर डिवाइस को इंटरनेट पर विजिबल होता है, पब्लिक होता है, बिल्कुल सही. प्राइवेट आईपी एड्रेस, इट इज द, ये सिर्फ आपके विद इन द LAN, ये सिर्फ LAN के अंदर होता है. इट इंक्रीमेंट्स बाय 1 एवरी टाइम डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट. ये तो कोई भी नहीं है, ये तो कोई भी नहीं होता ना. ये तो इंक्रीमेंट बाय 1 तो वो सिर्फ एक जगह में एड्रेस के केस में प्रोग्राम काउंटर में लगता है. किस में लगता है, प्रोग्राम काउंटर में. डायनामिक आईपी एड्रेस क्या करता है, यस डायनामिक क्या होता है, हर दफा तब्दील होता है. तो डायनामिक, इट अ न्यू वन इज रीएलोकेटेड ईच टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट. ठीक है. स्टैटिक आईपी एड्रेस, इट कैन ओनली बी एलोकेटेड टू अ राउटर. नो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नो ऑप्शन है. इट डज नॉट चेंज ईच टाइम अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो स्टैटिक कभी भी तब्दील नहीं होता, इट इज स्टैंडर्ड और सेम रहता है. नीचे नॉर गेट है, नॉर गेट के आउटपुट्स लिखने हैं. नॉर गेट का आउटपुट पहले का क्या आ जाएगा, 1, बाकी तीसरों का क्या आ जाएगा, 0 से. जो टेबल मुकम्मल करना है नॉर गेट का. नैंड का क्या आएगा, पहले 3 1s और फिर उसके बाद 0. ठीक है, पहले 3 1s उसके बाद 0. फिर एक और लॉजिक गेट है, A एंड B का नॉट लेना है. व्हाट इज दिस, X इज इक्वल्स टू नॉट A एंड B और C and C and C. ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A एंड B. ये क्या हो जाएगा, NAND भी कर सकते हो और नॉट भी कर सकते हो. ये बेसिकली NAND ही बन जाता है. ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया. इसका जो आंसर आएगा उसको C के साथ क्या कर देना है, और फिर क्या कर देना है इसको, NAND. क्या कर देना इसको, NAND. तो ये भी इनफैक्ट कौन सा गेट है, NAND. दूसरा भी कौन सा गेट है, NAND. दोनों कौन से गेट्स हैं, NAND है इनफैक्ट. ठीक है, ये भी NAND गेट है और ये भी कौन सा गेट है, NAND गेट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस चलें ठीक है.
आगे पढ़ते हैं। अब पेनल्टी आप लोगों की जी, कल पेनल्टी ड्यू है आपके मार्क्स के मुताबिक। जिसका ग्रेड बी या बी से कम आया है वो पेनल्टी करेगा। किस किस का बी से कम है? बी और बी से कम है। जो भी ग्रेड है ए स्टार तक पहुंचने के लिए जितनी दफा भी रिक्वायर्ड होता है वो करना है आपने। कल चेक होगा, ठीक है? पूरा पेपर जो सही है वो भी करने, जो नहीं है सही वो भी करने। घर से करके लाने, नहीं करके लाएंगे तो फिर मैं यहाँ पे ही रोक लूंगा आप लोगों को। जी बेटा, डिपेंड करता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। कल मुझे लगता है शायद नहीं होगा, परसों होगा। जो हम लोगों ने जो सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं ना, जो जितना पढ़ाया वो सारा उसका। अच्छा ऑलराइट बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिस्टम बसेस, हम पढ़ रहे थे बसेस, ठीक है जी। प्रोसेसर कंपोनेंट्स में क्या क्या बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी? वी डिस्कस्ड अबाउट, हम लोगों ने ALU जिक्र कर लिया, कंट्रोल यूनिट कर लिया, सिस्टम क्लॉक कर लिया, इमीडिएट एक्सेस स्टोर कर लिया, रजिस्टर्स हम लोगों ने जिक्र कर लिए, हम लोग पूरा तरह से पढ़ भी लिया। सिस्टम बसेस हमने पढ़ ली जिसमें एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस आती है। समझ आ रही है कि नहीं? यहां तक किसी को मसला है? यहां तक किसी को मसला है? अच्छा, लास्ट टाइम प्रोसेसर कंपोनेंट्स में वी डिस्कस्ड अबाउट बसेस। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट बसेस। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फैक्टर्स। अभी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर नीडेड टू बी कंसीडर्ड टू डिस्कस अबाउट द सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है? फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम की फॉर परफॉर्मेंस। और वो फैक्टर्स आपके सिलेबस में कितने हैं? 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। यस, वन ऑफ द यू कैन से दैट के एक जो सा ना उसकी बस विड्थ है, एक है क्लॉक साइकिल। अच्छा पहली बात जरा सुनिएगा, क्लॉक साइकिल होती क्या है? जिस तरह 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स में एक है आपकी क्लॉक स्पीड। जरा क्लॉक स्पीड बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इससे भी पुरानी बात पढ़ाऊंगा। तो वन ऑफ द फैक्टर इज क्लॉक स्पीड। एक फैक्टर है कैश मेमोरी, एक फैक्टर है विड्थ ऑफ द बस, एक फैक्टर है कैश मेमोरी, एक है नंबर ऑफ कोर्स। एक फैक्टर है नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है जी। दीज आर द 4 थिंग्स। 4 फैक्टर्स जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इंक्रीज भी कर सकते हैं या इनको छोटा करने से कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब आप क्लॉक स्पीड की बात करते हैं, सबसे पहले जरा क्लॉक स्पीड की बात करते हैं, तो क्लॉक स्पीड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स। क्लॉक साइकिल से लिखना है ये लफ्ज, क्लॉक साइकिल से निकला है ये लफ्ज। क्लॉक साइकिल किसको कहा जाता है? ये कंप्यूटर के अंदर से जो सिग्नल्स निकलते हैं कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसको कहा जाता है क्लॉक साइकिल। तो लिख लें अपने पास, द क्लॉक defines the clock cycle. The clock defines the clock cycle which synchronizes. The clock defines the clock cycle which synchronizes
clock cycle which synchronizes the computer operations, which synchronizes this computer operations जब आप एक लफ्ज बात करते हैं ना, क्लॉक स्पीड की बात करते हैं, इसको बड़ा एक आसानी से समझाई जा सकती है। आप लोग जब लैपटॉप खरीदते हैं तो आप प्रोसेसर की रीडिंग्स उससे पूछते हैं कि यार प्रोसेसर कितनी पावर का लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर की रीडिंग कितनी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है। अब गीगाहर्ट्ज जब जितनी क्लॉक साइकिल्स प्रोड्यूस होंगी उतनी ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन होगी, उतनी ज्यादा टास्क को सिंक्रोनाइज किया जा सकेगा एक वक्त के अंदर। तो एक प्रोसेसर की एक ताकत होगी ज्यादा टास्क को वो सिंक्रोनाइज कर सके, जिसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होगी। अब कंप्यूटर क्या करता है, एक टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है अपनी इंटरनल क्लॉक के जरिए, प्रोड्यूस करता है ना कंप्यूटर या प्रोसेसर प्रोड्यूसेस टाइमिंग सिग्नल, क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम क्लॉक लगी हुई होती है। ऐसा ही है कि नहीं, सिस्टम क्लॉक क्या करती है, टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है ताकि तमाम जितनी भी आपके जो ऑपरेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सके, या उस सिंक्रोनाइज होने से पहले कोऑर्डिनेशन के सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ऐसा किया जाता है कि नहीं, ताकि हर कंपोनेंट को पता हो कि मेरा काम अभी शुरू होने वाला है, या मैंने अभी जिस तरह फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में मैं किस स्टेज पर हूँ, हर रजिस्टर को पता होता है कि अब मैंने एक्टिव होना, अब मैंने वैल्यू लेनी है, मैंने अगली वैल्यू पास करनी है, मैंने कंटेंट्स को पिक करने हैं, मैंने CIR में वैल्यू डालनी है, प्रोग्राम काउंटर ने +1 होना है। ये सारी जो उनसे ऑपरेशंस हैं ये क्लॉक साइकिल के बेस के पर चल रहे होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं। एक सर्टन क्लॉक लेवल्स खत्म होते हैं तो आप बोलेंगे जी FDE साइकिल मुकम्मल हो गया। लेट्स से 10 क्लॉक साइकिल्स खत्म होते हैं, 5 क्लॉक साइकिल्स खत्म होते हैं तो FDE साइकिल एक टास्क का मुकम्मल हुआ। तो जितनी क्लॉक साइकिल की स्पीड ज्यादा होगी तो उसका मतलब है उतना जल्दी जल्दी काम परफॉर्म होगा, कहा जा सकता है ना। तो इंक्रीजिंग द क्लॉक साइकिल मींस व्हाट, मोर टास्क्स आर परफॉर्म्ड। तो व्हेनेवर यू हैव अ प्रोसेसर जिसकी गीगाहर्ट्ज कितनी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, ये रीडिंग्स पता है आप लोगों को कि नहीं। प्रोसेसर जब हम खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदते हैं, हम जब भी कभी कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, हम पूछते हैं कि मेन मेमोरी कितनी है, कैश मेमोरी कितनी है, प्रोसेसर कितना है, सेकेंडरी स्टोरेज SSD कितनी है, हार्ड डिस्क ड्राइव कितनी है, इसमें ग्राफिक कार्ड कितने का डाला हुआ है, स्क्रीन साइज कितना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। एक्स्ट्रा इसमें और क्या क्या चीजें इसमें एडिशनल हैं जो नॉर्मल हम इसलिए तो नहीं खरीदते कि वो एप्पल का है या इस तरह से। मेरी बात समझिए, दीज आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो कि IT एक्सपर्ट बच्चा हमेशा नोट करेगा। बायोलॉजी वाला बच्चा तो कहेगा ना कि मुझे गुलाबी रंग का लैपटॉप चाहिए या मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, तो जिद करेगा क्योंकि उसको पता है कि दुनिया एप्पल ले रही है। समझ आ रही बात है कि नहीं। सो टेक्निकलिटी किस चीज की है, प्रोसेसिंग पावर की देखिए। और प्रोसेसर की पावर का सबसे बड़ा, अब बेशक गंदे से गंदा रंग हो लैपटॉप का, लेकिन पावर उसकी अच्छी है तो गो फॉर इट। क्योंकि आपने किसी को नहीं दिखाना, आपने जो कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी असल में अट्रैक्ट कर रही होती है। बाकी चेंज करना है, स्टिकर लगाएं, तब्दील कर लें इसको। समझ आ रही है मेरी बात, ये कि नहीं। सो आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज्ड। समझ आ रही है। A typical computer having 2.4 gigahertz, it means that it can produce 2.4 billion cycles per second, clock cycles per second। hertz O levels में आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, पढ़ा था O levels में नहीं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। जितनी अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, 5 students are coming in the class in 1 second, it means the frequency of the students coming in the class is 5 hertz। समझ आ रही बात है कि नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग इन द क्लास इज 5, बिकॉज हर अगले सेकंड में 5 बच्चा आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी तय हो गई उनकी। पर सेकंड, एवरीथिंग पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी f। दैट इज व्हाई पीपल से दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कहा जाता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक बहुत आम सी बात है, हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग इज अपीयरिंग। ठीक है, तो जब आप कहते हैं ना किसी चीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो है मिसाल के तौर पे 2.4 gigahertz, it means that 2.4 billion clock cycles a second, इतनी clock cycles a second। So what does it mean? clock cycles ज्यादा होंगी तो फिर सिस्टम की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। सो ये नहीं कह सकते हो कि पूरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सिर्फ क्लॉक साइकिल को बढ़ाने से होती है। बाकी गैजेट्स आपके इस काबिल ही ना हो कि वो उस डेटा को उतना जल्दी प्रोसेस कर सकें और आप कहें कि जी हम इसको
एग्जीक्यूट करना चाहते हैं काम को, रजिस्टर्स को भी डेटा स्टोर करके उसको, जिस तरह CIR है डिकोड करके चीज़ों अपने पास रखवाता है ना। अब क्लॉक साइकिल स्पीड से होती रहे और CIR खुद इतनी देरी उसको लगती है कि वो उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके अपने रजिस्टर में वापस लाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और क्लॉक साइकिल बहुत स्पीड से गुजर जाती है, फिर क्लॉक को दोबारा वापस ही पीछे आना पड़ेगा। तो टास्क उस तरह से फिर थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड होंगे। तो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, उनको भी माइंड में रखा जाता है। ऑल्दो द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मे हैव बीन इंक्रीज बट it is not possible to say that a computer's overall performance is necessarily increased while increasing the clock speed. It could be one of the factors but not necessary कि every time बस बढ़ा दो पता चले कि no performance is increased। ठीक है फैजान? बढ़ा सकते हैं, यानी कि गीगाहर्ट्ज को हम प्रोसेसर के उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसने एक लिमिट दी हुई होती है, आप उस लिमिट में जाके चेंज कर सकते हैं। बायोस की सेटिंग्स में जाके ना उसको आप कर सकते हैं। इसको ओवरक्लॉकिंग का फिनोमेना कहा जाता है, जो एक हद तक ओवरक्लॉकिंग अलाउड होती है। उसके बाद अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो सिस्टम के अंदर हीट और उस तरह की फिर माल फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। अब बायोस की सेटिंग्स में जाएं, द क्लॉक स्पीड कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी चेंज्ड बाय गेटिंग इनटू द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स एंड ऑल्टरिंग द सेटिंग्स। जस्ट चेंज द सेटिंग्स एंड जस्ट सी, आपके लैपटॉप से थोड़ी आवाज़ अब ज़्यादा आने लग जाएगी, फैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी, इट विल कॉज अ सर्टेन टाइप ऑफ अ वाइब्रेशन जो डेटा रीड राइट्स की या क्लॉक की आवाज़ आपको फील होगी। ठीक है, सो एक बात तो ये है, बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड, इसका लिख ले नीचे, बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड the processing speed of the computer is also increased. अच्छा, ये बात तो बड़ी आइडियल है ना कि क्लॉक स्पीड बढ़ाया जाए। एक मसला भी इससे होता है, मसला होता है ओवरक्लॉकिंग का। ओवरक्लॉकिंग से ये होता है कि टास्क जो है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। कुछ आईओ डिवाइसेस हैं वो स्लो ऑपरेट करती हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं वो रिलेटिवली स्लो ऑपरेट करते हैं, कुछ तेज़ ऑपरेट करते हैं। तो जब जो स्लो ऑपरेट करते हैं और जो तेज़ ऑपरेट करते हैं, तेज़ वाले तो कर लेंगे, स्लो वाला भी अपना डेटा देगा नहीं, और जो तेज़ ऑपरेट कर लेगा रजिस्टर वो आगे निकल जाएगा। तो ये जो पीछे वाला है वो तो अभी भी रहता है। तो इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो ये इट कैन लीड टूवर्ड्स द अनसिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। फिर उससे क्या होता है, डिले एंड मैल फंक्शनैलिटी। सो अब लिख लें ओवरक्लॉकिंग स्लैश इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द क्लॉक टू मच। ये ब्रैकेट में लिख लें ओवरक्लॉकिंग, इसी के साथ लिखें ओवरक्लॉकिंग स्लैश इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड टू मच leads to a problem. Overclocking slash increase of the clock too much, increasing the clock speed too much leads to the problem of unsynchronized operations, leads to the problem of unsynchronized operations आउट ऑफ नहीं, वो फिजिक्स का लफ्ज है, वो लफ्ज फिजिक्स का है नहीं, यहाँ पे नहीं। देखें अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होता है। जैसे आप फिजिक्स में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्स भी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी को आप इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप लोग कंप्यूटर्स में पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात करंट की मौजूदगी को प्रेजेंस ऑफ करंट नहीं 1 कहा जाता है, करंट की एब्सेंस को जो सा है 0 कहा जाता है। अब SSD की बात करते हैं तो SSD में जब डेटा स्टोर होता है, ठीक है, ये चलें हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हो, जब डिस्क मैग्नेटाइज हुई होती है तो उसका 1 ट्रीट करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कभी आप 0 ट्रीट करते हैं उसको। इसी तरह से
हर सब्जेक्ट की जो उनसे अल्फाज होते हैं वो चुनाव का ठीक किया जाना वो ज़रूरी है। तो जो आउट ऑफ फेज़ की आप बात करेंगे तो इसमें फेज़ की बात नहीं हो रही, ठीक है। फेज़ का रिलेशन आता है सिर्फ वेव फॉर्म के साथ, कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से 0 डिग्री के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है या 30 डिग्री अहेड है या 30 डिग्री बिहाइंड है या 10 डिग्री अहेड है 10 डिग्री बिहाइंड है। समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह जब देखा जाता है ना, तो एक वेव अगर फॉर एग्जांपल यूं स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक वेव लेट से यूं स्टार्ट हो रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरी इसके हिसाब से कहां से शुरू हो रही है, वो यहां से शुरू हो रही है, सुन रहे हो कि नहीं? वो यहां से शुरू हो रही है, समझ आ रही है? यहां से शुरू हो रही है। कुछ वेव्स फिर एक और भी इसमें आती है बात, जरा रेड पेन को देखना, एक वेव ऐसी भी तो जा सकती है, समझ आ रही है कि नहीं? तो ये एक पूरी यूं समझ लें कि खैर ये फिजिक्स की डोमेन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, जस्ट डोंट यूज द वर्ड, सिंपली डोंट यूज द वर्ड फेज, ठीक है। ये तो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इसमें भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग, जस्ट इग्नोर इट, यूज द वर्ड अनसिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। This word is not for not used in the vocabulary of computer, phase. जब सिग्नल्स की बात आएगी तब आप फेज का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ जस्ट नॉर्मल वर्ड टू यूज आउट ऑफ फेज, इट्स अ वेरी डीप वर्ड, यूजिंग द वर्ड फेज इन, फेज आउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने बात क्या लिखी है? सॉरी मैं मिस कर गया था। अनसिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस, unsynchronized operations leading through system crash, leading to system crash or instability, leading to system crash or instability, leading to system crash or instability। डन हो गया? ओके। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या आता है? ओवरहीटिंग ऑफ द सीपीयू, overheating of the CPU which causes CPU जल्दी खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा हीट से बचाना चाहिए, समझ आ रही है? जितना जल्दी ओवरहीट करेंगे ना, उसको ओवरहीट करेंगे तो उतना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा वो, समझ आ रही है? इसीलिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है हॉट रीजन के लिए वो डिफरेंट होती है, जो कोल्डर रीजन्स के लिए मशीनरी बनाई जाती है वो डिफरेंट होती है। तो मेरी बात समझिएगा, इट्स नॉट नेसेसरी टू जस्ट गो एंड, मिस फॉर एग्जांपल कनाडा की कोई डिवाइस है तो वो पाकिस्तान में आके ज़बरदस्त चलेगी, या वो ठंडे इलाके की कोई डिवाइस है तो यहाँ पे आके या दुबई में आके बड़ी ज़बरदस्त चलेगी। नो, दुबई के गैजेट्स आर मेड फॉर हॉटर रीजन्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हीट कंट्रोल करना एक डिफरेंट होता है। तो बहुत अच्छी बात है कंपनी एक ऐसी, मिसाल के तौर पे ऐसे गैजेट्स बनाए कि जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हों, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ कंसीडर्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जब चीज़ें बना रहे होते हैं तो देखते हैं कि किस कंट्री के लिए चीज़ बनाई जा रही है। मेरी बात समझ रही है? तो जो चाइना इज़ मेकिंग समथिंग फॉर यूएसए, चाइना इज़ मेकिंग समथिंग फॉर पाकिस्तान, दे बोथ विल हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। कहाँ पे बनता ना कुछ, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो दुबई में आपको मिलते हैं जो गैजेट्स, ठीक है, मिडिल ईस्ट के लिए, एशिया के लिए वो डिफरेंट होते हैं। वही जो उनसे गैजेट्स मिसाल के तौर पे फॉर अमेरिका बने हुए थे वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी वोल्टेजेस भी डिफरेंट होती हैं। जो अमेरिकन वोल्टेज सप्लाई है, जिस तरह हम लोग 220 वोल्ट पे काम करते हैं 200 से 240 पे, वो 180 से 200 पे काम करते हैं। हम लोग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं 50 हर्ट्ज़ की, उनकी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है गालिबन 100 हर्ट्ज़ की, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कंसीडर होते हैं एक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि सीरियस ओवर हीटिंग ऑफ CPU, ये भी एक मसला आता है, ठीक है, लीडिंग टू अनरिलायबल परफॉर्मेंस। CPU जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ना ऊपर सर्वर रूम में हमने ACs भी लगाए होते हैं। रीज़न उसकी ये है कि सर्वर जब गर्म होता है तो परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होती है। कंप्यूटर जब गर्म होता है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वी हैव टू कीप इट, हर थोड़ी देर पर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, सो वी हैव टू कीप इट व्हाट, कूल। और सर्वर्स जहाँ पे होते हैं उनको ठंडा रखा जाता है। दूसरा फैक्टर है बस विड्थ का। इंक्रीजिंग द एड्रेस बस और डेटा बस की विड्थ कैन, अब सुने, मैंने कहा था टिपिकली कंट्रोल बस की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, किसको याद है? 8 बिट्स की होती है। 8 बिट्स की बस का मतलब है 256 डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस कैन बी कैरीड। देखें 8 बिट्स, तवज्जो,
8 बिट्स से कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं हसन? 2 की पावर 8, 2 पावर 8 का मतलब है 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है और आखिरी कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके दौरानिये में ये इसकी वैल्यू बाय द वे डेनरी में कितनी आती है? डेनरी में 255। ये पहला सिग्नल और ये आखिरी सिग्नल। तो इसका मतलब है कि जो कंट्रोल बस है वो कितने टाइप के सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रही है? इतने टाइप के। ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? 16 बिट्स। तो 16 बिट्स का मतलब है 2 पावर 16। 2 पावर 16 का मतलब है 65,536 सिग्नल्स बनेंगे। वो 24 बिट्स के लिए है 16.7 मिलियन, 32 बिट्स के लिए 4.2 बिलियन। ठीक है। तो जरूरत नहीं है ना, आपके कंप्यूटर में इतने कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है। अगर कहीं इस्तेमाल होती हो तो उसमें आप बस का साइज बढ़ाएं जिसमें इतने डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स आपको चाहिए। राइट नाउ जो डिवाइस बनी हुई है उसमें सिर्फ 256 डिफरेंट, मिसाल के तौर पे कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए। दूसरी गैजेट्स को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करने के सिग्नल्स चाहिए। गैजेट्स ज्यादा कर लें, बढ़ा लें और इसमें फंक्शनलिटी डालें तो इतने से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स आपको चाहिए होंगे। मशीन विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ये बात। टिपिकली ये इस्तेमाल की जाती है 8 बिट्स की बस विड्थ फॉर कंट्रोल। बट एड्रेस और डेटा के लिए तो ये बात नहीं है। एड्रेस बस की विड्थ बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है कि ज्यादा एड्रेसेस एक वक्त में क्या हो सकेंगे? कैरी हो सकेंगे। डेटा बस की विड्थ बढ़ाएंगे तो ज्यादा बड़ा जो कंटेंट्स का पार्ट है वो बीच में कैरी हो सकेगा एक वक्त के अंदर। बात समझ आ रही है? लेकिन उसके लिए मेन मेमोरी की भी जो सी अब जो क्या नाम है मेमोरी यूनिट है उसकी मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, एड्रेस भी बड़ा होना चाहिए और कंटेंट्स का पार्ट वो भी बड़ी होनी चाहिए और मेन मेमोरी भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो आप लिख लें width of the address and data bus increases the performance and speed of the computer system by increasing the width of the address and data bus increases the performance and speed of the computer system. क्लॉक स्पीड बढ़ाने से भी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, और बस की एड्रेस और डेटा बस की विड्थ बढ़ाने से भी आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज होती है। इससे यह क्या नुकसान होता है? ओवरक्लॉकिंग अगर हो गई तो फिर वो जो मसले मैंने बताए हैं, एक तो अनसिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, या अनस्टेबिलिटी या सिस्टम क्रैश, दूसरा ओवरहीटिंग ऑफ द सीपीयू यानी कि अनरिलायबल परफॉर्मेंस। अनरिलायबल मतलब जल्दी खराब हो जाना। यू विल नॉट रिलाई ऑन इट, इट कैन जस्ट मैल फंक्शन एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, किसी भी वक्त क्रैश हो जाएगा वो। सही है, सही है। अच्छा, अब आते हैं जरा कैश मेमोरी की तरफ। तीसरा है जी कैश मेमोरी। किसका? परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द बस विड्थ। बस परफॉर्मेंस बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है, दिस इज द फायदा। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है इसकी, बढ़ाएं परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या नहीं, ये ऐसी पैसों वाली बातें नहीं करनी, कंप्यूटर पढ़ रहे हो। अगली बात, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी है? ये थी वो स्टैटिक रैम थी। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ साथ। एक थी डायनामिक रैम और एक थी स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम कौन सी वाली थी? जो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनी थी, जिसको हर थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर्स को अपना चार्ज रिटेन रखने के लिए ट्रांजिस्टर हैज टू टर्न इटसेल्फ ऑन सो दैट इट कैन जस्ट गेट गिव द करंट बैक टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। आफ्टर सम टाइम उसका चार्ज लीक करना शुरू कर जाता है, तो उसको लीक होने से बचाने के लिए हर थोड़ी देर बाद उसको क्या करना पड़ता है? दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। एक और डायनामिक रैम की क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? तो जो डायनामिक रैम है वो तो आपकी जो एक्चुअल रैम है वो वाली है, लेकिन थोड़ी सी मेमोरी रिजर्व की जाती है। प्रोसेसर क्या करता है? यही रैम का कुछ हिस्सा स्टैटिक रैम का बना के अपने पास रख लेता है। अगर रैम मिसाल के तौर पे 8 GB की है तो लेट से 32 मेगाबाइट्स या 64 मेगाबाइट्स की कैश मेमोरी बना लेगा स्टैटिक रैम से।
अब स्टैटिक रैम को कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये वैल्यूज अपने पास नैंड और नॉर गेट्स की सूरत में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। बच्चों सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब कंप्यूटर जब भी कभी कोई काम परफॉर्म करना होता है ना रैम के साथ, तो वो पहले कैश मेमोरी को देखता है। अगर तो कैश मेमोरी के पास है तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बिकॉज वो इंटरेक्ट करने में फास्टर है एज कंपेयर टू द डायनामिक रैम। अगर कैश मेमोरी में नहीं होती तब वो जाके डायनामिक रैम के अंदर उसको सर्च करता है, उसके साथ कोई काम परफॉर्म करता है, वो भी फास्ट है बहुत ज्यादा, बट नॉट एज कंपेयर टू दिस। डायनामिक रैम को कॉन्टिन्यूअस क्या करने की जरूरत होती है, रिफ्रेशिंग की। यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती। तो कैश मेमोरी इट होल्ड्स द डेटा दैट इज डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज फ्रीक्वेंटली बीइंग नीडेड बाय द प्रोसेसर। It holds the data that is frequently being needed by the processor, because प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स वो भी स्टैटिक रैम वाली टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं, वो भी स्टैटिक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये रैम सॉलिड स्टेट इस्तेमाल कर रही होती है। समझ आ रही है कि नहीं? इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर चार्ज 1 या 0 हो रहा होता है, बस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके। NAND एंड NOR गेट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। सो सिंपली आप कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कैश मेमोरी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर वुड इंक्रीज। समझ आ रही है बात है कि नहीं? बाय इंक्रीजिंग द कैश मेमोरी परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। सर जब हम रैम बढ़ाते हैं अगर 8 से 16 GB का, कैश मेमोरी खुद से नहीं खुद से क्यों तब्दील हो जाएगी? कैश मेमोरी एक अलग कंपोनेंट है, इसकी अलग सर्किटरी है, ये तो अलग एक चीज से बनी हुई है। ये आपने जितनी भी बढ़ाते हैं ये तो आपके फायदे में। कंप्यूटर जितने काम देखो, कंप्यूटर फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने से पहले जोन सा है, रिजल्ट पर पहुंचने से पहले बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, इंटरमीडिएरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने से पहले कंप्यूटर इंटरमीडिएरी टास्क्स परफॉर्म कर रहा होता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डेटा ट्रांसफर, रीड राइट ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसके। अगर तो वो कैश मेमोरी के अंदर रखेगा तो जल्दी हो जाती है वो चीज। तो इसलिए कैश मेमोरी को कहा जाता है पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। कैश मेमोरी को कहा जाता है इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर बिकॉज इट रिजाइड्स इनसाइड द प्रोसेसर, while RAM is something which is adjacent to the processor, बिल्कुल उसके साथ होती है, so that if even processor needs to send or take the data, उसको डेटा को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, साथ वाली बिल्कुल जो जगह है वहां पे मेन मेमोरी हो। तो मेन मेमोरी एक मुख्तलिफ चीज से बनती है, प्रोसेसर itself is made up of different things. So inside processor you can say that के along with other registers, control unit etc, central processing unit में एक कैश मेमोरी भी लगी हुई होती है। ठीक है, तो increasing cache memory could increase the cost of the device. Static RAMs are expensive. अगर 2.4 GHz से ज्यादा नहीं तो फिर कैश मेमोरी बात ज्यादा होगी? नहीं होगी, ज्यादा नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकते। वो एक मैं बोलूँ ना, वो चीज ही अलग है, वो बढ़ नहीं सकती, वो खुद से नहीं बढ़ेगी, वो आपको खुद से अलग से लगानी पड़ती है, वो अलग होती है। इट्स अ सेपरेट आईसी। सो जब कंप्यूटर बन के आता है ना तो वो उसके अंदर ही होता है कि ये 4 मेगाबाइट्स इसकी कैश मेमोरी है या 64 मेगाबाइट्स कैश मेमोरी है। समझ आ रही है कि नहीं? अगर वो बढ़ानी होती है तो यू चेंज द सर्किट, आप पूरा सर्किट बोर्ड तब्दील करते हैं उसके लिए, ताकि बड़ी कैश मेमोरी उसके अंदर लगी हुई हो। कस्टमाइज्ड सिस्टम्स इसी तरह से डिजाइन होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? नहीं समझ आई? आगे समझ। अब एक और चीज आती है, नंबर ऑफ कोर्स। इट इज सेड दैट इंक्रीजिंग द नाउ A2 वाले भी इस बात को समझेंगे जरा। इंक्रीजिंग द कोर्स, कोर किसको बोलते हैं? कोर एक्ट्स एज एन इंडिविजुअल प्रोसेसर। By increasing cores means increasing the number of processors. Are you getting my point? By increasing cores means increasing the number of processors. समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे टोकिएगा, मुझे बताइएगा। कोर किसको कहते हैं? प्रोसेसर्स को कहते हैं। जब आप कोर्स बढ़ाते हैं, नकम्मे क्या कर रहे हो, बेवकूफ? तुम्हारा बड़ा मसला है यार, तुम हर 2 मिनट बाद कहीं और चले जाते हो। ठंड लग रही है तुम्हें? कमाल है यार। यार प्लीज आखिरी को थोड़े से अल्फाज हैं, ये मैं अदा कर लूं, फिर कैलकुलेटर के साथ खेलते रहना बैठ के। क्या कर रहे थे आप? इट इज 2.4 बिलियन। गीगा मीन्स बिलियन। जो चीज पढ़ा रहा हूं जरूरी है, ठीक है, टाइम ना ज़ाया करो। कोर्स बढ़ाने से क्या होता है? वन कोर इज मेड अप ऑफ एन ALU, a control unit and certain registers. You can improve the system performance by increasing number of cores, but there comes a problem whenever a task is being
performed or task is being operated. So it is necessary for all cores to execute different parts of the tasks. If every core relies on the task or on the result from the previous core, then there is no need for using multiple cores. और आपको ये करना चाहिए, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ. काम ऐसा होना चाहिए कि जो आप डिवाइड कर सके मुख्तलिफ कोर्स के लिए, और हर कोर अलग काम परफॉर्म करेगी. हर कोर अलग काम परफॉर्म करेगी तो क्या होगा आमना ईमान, क्या होगा? सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. समझ आ रही बात है कि नहीं? सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. लेकिन अगर टास्क इस तरह से डिवाइड हो चुके हैं कि मुख्तलिफ ज़्यादा कोर्स बढ़ा दिए, लेकिन कोर नंबर 2 इज रिलाइंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ कोर नंबर 1, तो तब वो मल्टीपल कोर्स का फायदा नहीं होगा. बिकॉज कोर नंबर 1 जब तक आंसर नहीं देगी तब तक कोर नंबर 2 उसको यूज नहीं कर सकेगी. तो जब तक कोर नंबर 2 का आंसर नहीं आएगा अगली कोई कोर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द कोर्स टू हैव डेटा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इफ डिपेंडेंट डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, इंक्रीजिंग कोर्स कैन नॉट enhance the performance. So if one of the main things to keep in mind is to give each core a different set of data so that they can perform some task on different data at the same time, right? So आप ये नहीं कह सकते generally, ठीक है? You can just say that कि देखें जिस तरह 2 cores होंगी तो they will need to coordinate only among themselves. If there are 4 cores, the 4 cores are cascaded, they are connected with each other. A design is made like this. चारों कोर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? डेटा शेयर करेंगी, पूछेंगे एक दूसरे का स्टेटस. सो दे नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड. 6 कोऑर्डिनेशन के लिंक्स डेवलप हो रहे हैं. पहले अकेला प्रोसेसर था, वही कर रहा था काम. 2 प्रोसेसर्स होंगे तो दोनों सिर्फ आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे. 3 होंगे तो 3 आपस में कोऑर्डिनेट. 4 होंगे तो 6 बन जाएंगे. 5 करेंगे तो उससे भी ज्यादा लिंक्स बन जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? सो इफ इंक्रीजिंग द कोर मीन मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल कोऑर्डिनेशंस नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड कि क्या मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के पास जिस प्रोसेसर को जो डेटा. इसका मतलब क्या है? पैरेलल में काम परफॉर्म किया जाना. इंस्ट्रक्शंस को ऐसे डिवाइड करना कि वो सिर्फ तब इस्तेमाल हो जब उनके आंसर्स आ जाएं, वो तब ना इस्तेमाल हो जब उनके आंसर्स ही ना आए. जब वो एग्जीक्यूट ना हुए हो उनको यूज नहीं करना. बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है जी बच्चे, सबको समझ आ गई? सो यू कैन जस्ट से दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स वी कैन इंप्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस. बाय इंक्रीजिंग, तो जनरली ये होता है कि जब आप कोर्स बढ़ाते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम आल्सो इंक्रीजेस. तो ये 4 बातें एग्जाम्स में आती हैं. तो दीज 4 थिंग्स आर नेसेसरी टू अल्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. चेंज करनी है सिस्टम की परफॉर्मेंस, तो वैसे 4 बातें. जी बच्चे, वैसे अगर एएस के अंदर जो हमने 8 में पढ़ा है, तो कोर्स के जब पैरेलल प्रोसेसिंग का वर्ड यूज किया तो वो